Okay, so activity diagram. Yesterday I told you that it is another important diagram of UML which describes you the dynamic aspect of the system. जो लोग भूल गए हैं उनके लिए फिर बता दूं, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम में चेंज हो रहा है विथ टाइम, और स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जहां पर सिस्टम में विथ टाइम भी चेंज नहीं होता है, दैट सिस्टम रिमेन्स एज इट इज़। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपका सिस्टम हमेशा स्टैटिक हो। वहाँ पर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बेसिस पर कई बार जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो भी फॉर अ टाइम पीरियड, कुछ टाइम के लिए वो हो सकता है वो चेंज हो रहा हो, उसकी स्टेट जो है वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए चेंज हो रही हो। ठीक है, तो उस केस में डायनेमिक डायग्राम का रोल आता है। सो एक्टिविटी डायग्राम जो है इट इज़ बेसिकली अ फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट द फ्लो फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस, आप डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो सिस्टम में, तो उसका एक फ्लो चार्ट के टाइप हम दिखाते हैं, तो उसको हम एक्टिविटी डायग्राम बोल सकते हैं जब भी हम किसी यूज़ केस का फ्लो दिखाते हैं। नाउ यहाँ पर जो कंट्रोल फ्लो है वो डेफिनेटली जो कंट्रोल फ्लो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो फ्लो है, जो इंट्रैक्शन है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से या एक ऑपरेशन का दूसरे ऑपरेशन से, वो सिक्वेंशियल भी हो सकता है, कॉन्करेंट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। अलग अलग नोटेशंस जो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। यदि सीक्वेंशियल है तो सिंपल आप एरो जो है, एरो विथ हेड, वो सिंपली आप यूज़ कर लेंगे दो एक्टिविटी के बीच में। यदि ब्रांच्ड है तो आप डिसीजन बॉक्स जो कल डायमंड सिंबल बताया था वो यूज़ कर सकते हैं, और यदि कॉन्करेंट एक्टिविटी है तो आप फॉर्क और जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्क और जॉइन में क्या डिफरेंस है? फॉर्क जो है मल्टीपल इनपुट को जो है वो सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करता है, और फिर जब वो सिंगल इनपुट मतलब जो मल्टीपल इनपुट जो आ रहे हैं उनको जब कंबाइन करता है तो वो उसको जॉइन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्क एंड जॉइन ये दोनों वाइज वर्सा टर्म्स है। अभी हम सबके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, फिर आपको बताया था मैंने कि एक्टिविटी डायग्राम जो होता है वो उसका यूज़ क्या है मेनली, तो डेफिनेटली वो फ्लो, सिस्टम के फ्लो को बताता है, सिस्टम में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो ये बताता है, और एक्टिविटी जब परफॉर्म होती है, जो एक्टिविटी आपस में इंटरेक्ट होती है तो ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो ये बताता है। हर एक्टिविटी डायग्राम के पीछे एक यूज़ केस होता है, कि यूज़ केस जो है उसी का एक्टिविटी डायग्राम हमेशा बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एक्टिविटी डायग्राम है उसी जो यूज़ केस है वो उसी का बनता है। ठीक है, तो आप उसको इस चीज़ को ध्यान रखना। एक सेकेंड। ओके, और उसके बाद जो एक्टिविटी डायग्राम है इसमें आप इनिशियलाइजेशन और एंडिंग भी करते हो, फिर जितनी भी प्री एंड पोस्ट कंडीशंस हैं, जितने भी वर्क फ्लोज हैं, अब वेदर वो कॉम्प्लेक्स हो वेदर वो सिंपल हो। देखो, यदि डायरेक्टली फ्लो हो रहा है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी, तो आप बोलोगे इट इज़ अ सिंपल फ्लो। लेकिन जब आप डिसीजन बॉक्स लगा देंगे, आप जॉइन लगा देंगे, आप फॉक लगा देंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। पर यू हैव टू यहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ओवरलैपिंग ना हो, एंड देयर मे बी अ इक्वल कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी एक्टिविटी, एक्टिविटी आपस में इजीली कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, ये चीज़ आपको कल की क्लास में बता दी थी। आपको फिर एक सिंपल एक्टिविटी डायग्राम कैसे होता है ये भी बताया था, कि सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, वहाँ पर हम प्री कंडीशन लगाते हैं, फिर स्टार्ट पे प्री कंडीशन लगाने के बाद हम अपना इनपुट देते हैं। अब ये जो इनपुट देते हैं आपका, ये एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एरो से। फिर जो एक्टिविटी जो हमारे सिस्टम में परफॉर्म हो रही है इसको हम रेक्टेंगल विथ ओवल कॉर्नर्स उसी से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे स्टेट को शो किया था, लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट।
स्टेट जो है वो स्टेट दिखाता था, यहाँ पर फुल मैसेज लिखेंगे, वो फ्लो दिखाएगा पूरे सिस्टम का, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैसेज के फॉर्म में रहेगा। फिर हमने यहाँ पर ब्रांचिंग करी है, इसके बाद ब्रांचिंग मतलब हमने डिसीजन लिया है वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यदि ट्रू है तो वो नेक्स्ट स्टेप में चले जाएगा, यदि फॉल्स है तो वो वापस से फर्स्ट स्टेप पे चले जाएगा। फिर फर्दर आपको ब्रांचिंग लगानी है तो फर्दर आप ब्रांचिंग लगा सकते हो, अगेन यस और नो, अगेन इफ नो तो वो ऊपर वाली स्टेप में चले जाएगा, यदि यस है ट्रू है तो वो उसके नेक्स्ट स्टेप में चले जाएगा। अब स्टेप नंबर 3, यहाँ पर जो इनपुट है वो सिंगल है, लेकिन यहाँ पर फॉर्क लगेगा। फॉर्क लगाने के बाद आपको दो स्टेप आ गई, 4.1 और 4.2। अब ये दो स्टेप को जब भी इनका काम हो जाता है आपको फर्दर इनको सिंगल स्टेप में क्लब करना है, तो उसको बोलते हैं ज्वाइन। क्लब मतलब जब मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट हो तो ज्वाइन, जब मल्टीपल आउटपुट और सिंगल इनपुट हो तो उसके लिए बोलेंगे फॉर्क। तो ऊपर वाला जो है स्टेप 3 के बाद वो फॉर्क है, और जो स्टेप 4.1 और 4.2 के बाद है वो ज्वाइन है। और फॉर्क और ज्वाइन जब ये कंबाइन होता है, ये हमेशा एक साथ ही यूज होता है, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलेंगे? जब भी फॉर्क और ज्वाइन एक साथ यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। और लास्ट में आती है हमारी पोस्ट कंडीशन, जिसको आप एंड बोल सकते हो। तो प्री कंडीशन से शुरू करेंगे और पोस्ट कंडीशन पे एंड करेंगे, राइट। अब देखते हैं हम, देखो सबसे पहले हमारा है इनिशियलाइजेशन स्टेट या स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल सॉलिड सर्कल है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डेफिनेटली ये स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद होता है हमारा एक्टिविटी, कि स्टार्ट जैसे ही करा हमने तो हम क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, वो हमें रेक्टेंगल विथ ओवल्ड कॉर्नर्स वाला जो डायग्राम बनता है, ये आपने फ्लो चार्ट जब स्कूल टाइम में पढ़ा, वहाँ पर भी यही सिंबल आपने यूज़ किया होगा, या वहाँ पर शायद पैरेललोग्राम यूज़ होता था। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी का ये वाला सिंबल यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप एक्टिविटी जो भी है परफॉर्म हो रही है उसका सेंटेंस लिख सकते हो, पूरा मैसेज लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट स्टेटमेंट ही हो, आप मैसेज भी लिख सकते हो। फिर एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से रिलेट करने के लिए यू विल यूज एक्शन फ्लो। ठीक है, तो एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से कनेक्ट करने के लिए यू विल यूज एक्शन फ्लो। अब किसी एक्टिविटी को यदि वो ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हो, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करने से यदि एक्टिविटी में कोई चेंज हो रहा हो, उसके ऑपरेशंस में कोई चेंज हो रहा हो, तो आप एक्टिविटी को क्लास ऑब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हो, और क्लास ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक्टिविटी और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है कि एक्टिविटी में कॉर्नर ओवल्ड है और रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो नॉर्मल है, जैसे रेक्टेंगल में होते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी से आप उसी एक्शन फ्लो वाले एरो की हेल्प से ही क्लास या ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ऐसे रेयर केस में हम यूज करेंगे, लेकिन कोई एग्जांपल होगा तो हम देखेंगे, राइट। अब इसके बाद डिसीजन बॉक्स, जिसको आपने बोला डायमंड, ठीक है। तो ये जो डिसीजन बॉक्स है ये क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा? जो डिसीजन बॉक्स है इट विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डायमंड साइन। और जब भी आपके पास एक या दो या उससे ज़्यादा पाथ हो तो उस केस में आप डिसीजन बॉक्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और डिसीजन बॉक्स के साथ ही गार्ड कंडीशन होती है कि डिसीजन लेना है तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो जो यस और नो है, दैट यस और नो इज नोन एज गार्ड कंडीशन, कि यस आएगा तो आपको यस की डायरेक्शन में मूव करना है, और यदि नो आएगा तो आपको नो की डायरेक्शन में मूव करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ब्रांचिंग है वो डायमंड की हेल्प से करोगे, और डायमंड के बाद जो एक्शन परफॉर्म होगी उसमें जो एक्शन के ऊपर जो मैसेज लिखा रहेगा यस और नो, या ट्रू और फॉल्स, है ना, या राइट और रॉन्ग, तो उसको हम बोलेंगे उसका गार्ड कंडीशन। तो गार्ड कंडीशन समझ में आई? हमें गार्ड कंडीशन से ही समझ में आएगा कि हमें कौन से स्टेप पे, पुरानी स्टेप पे वापस जाना है या न्यू स्टेप पे स्विच करना है। ठीक है, तो गार्ड सिंबल्स जो होते हैं वो सिंपल नॉर्मली ऐसे ही होते हैं कि आपने एरो के ऊपर यस और नो आप लिख सकते हो, उसके साइड में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एरो के ऊपर ही लिखें। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो फॉर्क है वो सिंगल इनकमिंग को मल्टीपल में स्प्लिट करने के लिए होता है। अभी हमने देखा कि इनकमिंग सिंगल है और आउटपुट मल्टीपल है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड विद स्लाइटली थिकर लाइन।
स्लाइटली थिकर लाइन है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये स्लाइटली थिकर लाइन है, दिख रही है आपको स्लाइटली थिकर लाइन, दोनों है ना, उसको स्लाइटली थिकर लाइन से शो करते हैं। और जो एक इनकमिंग होगा और मल्टीपल आउटपुट होगा तो उसको हम फॉर्क बोलेंगे। और अ जॉइन नोड जॉइंस मल्टीपल कॉन्करेंट फ्लो बैक इनटू अ सिंगल आउटगोइंग, जब मल्टीपल को सिंगल आउटगोइंग में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे फॉर्क, सॉरी जॉइन। एंड अ फॉर्क एंड अ जॉइन टुगेदर रेफर्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, फॉर्क और जॉइन को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, राइट। ये सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल कि ये एक्टिविटी है, ये इसमें इनकमिंग 1 है लेकिन इसमें आउटगोइंग 2 है, तो इसको फॉर्क बोलेंगे। देखो लिखा है फॉर्क नोड, और जब इनकमिंग 2 है और उसको सिंगल में कन्वर्ट किया आपने आउटगोइंग में तो इट इज जॉइन नोड। ठीक, अब ये आप कब परफॉर्म करोगे फॉर्क और जॉइन? जब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा हो, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा हो। लेकिन आप पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, जब एग्जीक्यूशन अलग अलग डायरेक्शन से हो रहा है तो आप उसको बोलोगे मर्ज इवेंट। तो मर्ज इवेंट क्या होता है? अ मर्ज इवेंट ब्रिंग टुगेदर मल्टीपल फ्लो दैट आर नॉट कॉन्करेंट। जब कॉन्करेंट होगा तो सिंक्रोनाइजेशन फॉर्क और जॉइन का यूज करेंगे, और जब कॉन्करेंट नहीं होगा मतलब एक जैसा नहीं होगा, पैरेलल कंडीशंस नहीं होगी, जब अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग जगह से फ्लो आएगा तो उसको बोलेंगे आप मर्ज इवेंट। तो मर्ज को मर्जिंग कहाँ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायमंड सिंबल, और उसका आउटपुट हमेशा सिंगल ही होगा। ठीक है, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये मर्ज इवेंट जो है वो अलग से आपको इसका नोटेशन जो है एक्टिविटी डायग्राम जब आप अपलोड करोगे StarUML में तो आपको अलग ही दिख जाएगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्टिविटी इज यूज्ड रिप्रेजेंट टू सेट ऑफ एक्शंस, इसको रेक्टेंगल विथ ओवल कॉर्नर से शो करते हैं। फिर एक्शन और एक्टिविटी एट अ टाइम सेम ही होती है, इस पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर कंट्रोल फ्लो जो बिटवीन एक्टिविटी होती है, इसको हम एरो विथ लाइन विथ एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट फ्लो को भी हम लाइन विथ एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसमें दो एक्टिविटी नहीं होगी, इसमें एक एक्टिविटी और एक क्लास या ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर इनिशियल नोड सॉलिड सर्कल, एक्टिविटी का फाइनल नोड सर्कल विद डॉट इनसाइड, ये हमने स्टेट ट्रांजिशन में भी पढ़ा था। फिर ऑब्जेक्ट नोड, अभी हमने देखा कि इसको ऑब्जेक्ट नोड या क्लास नोड को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा डिसीजन नोड, डिसीजन नोड पे हमारी ब्रांचिंग आती है। तो गार्ड एक्स और गार्ड वाई, मतलब ये दो कंडीशन हो गई, जैसे गार्ड एक्स में आपने यस लिखा और गार्ड वाई में आपने नो लिखा, या गार्ड एक्स में आपने ट्रू लिखा, गार्ड वाई में आपने फॉल्स लिखा, या गार्ड एक्स में आपने राइट लिखा और गार्ड वाई में आपने रॉन्ग लिखा। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जब टेस्ट कंडीशन मतलब जब भी हमारा कंट्रोल फ्लो कैसे होने वाला है तो आप उसको गार्ड कंडीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं ये मर्ज नोट। मैंने आपको अभी बताया कि जब देखो अभी तक आपने जो डायमंड देखा उसमें क्या हुआ, इनकमिंग एक आता है और आउटगोइंग दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर मर्ज नोड में इनकमिंग दो हो रहे हैं। ठीक है, जब भी डिसीजन अलग अलग जगह से डिसीजन लेके हम सिंगल में उसको मर्ज करते हैं तो वो हमारा मर्ज नोट होता है। अब अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर फॉर्क नोट, फॉर्क नोट क्या होती है? जब इनकमिंग सिंगल होता है और आउटगोइंग मल्टीपल होते हैं, और इसको रेक्टेंगल मतलब थोड़ा सा वाइड रेक्टेंगल बार से, इसको बार बोलते हैं एक्चुअली, वाइड रेक्टेंगल बार से डिनोट करते हैं। फिर जॉइन नोट जस्ट अपोजिट, मल्टीपल इनकमिंग और सिंगल, इसमें आउटगोइंग दिख नहीं रहा है, सिंगल आउटगोइंग भी होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल, अब अभी इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज अब मैं सारे एग्जांपल्स दिए मेरे पास, अब सारे एग्जांपल्स में लूंगी। इसमें किसी को डाउट है मैडम, इनिशियल नोड, फाइनल नोड, एक्टिविटी, कंट्रोल फ्लो, ऑब्जेक्ट फ्लो, फॉर्क, मर्ज, जॉइन, इसी में किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज देन वी कैन प्रोसीड। हाँ प्रवीण कुछ बोलना चाहते हैं? प्रवीण सावले, एनी डाउट? यस मैम। हाँ कुछ पूछना चाहते हैं? मैम वो फॉर्क नोड और जॉइन नोड आ नहीं रहा समझ में बराबर, क्लियर अच्छा नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखो आपने डी मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा है, जिसमें हम लिखते थे 1:n और n:1, 1:n यस और मैम। n:1। देखो आपने देखा होगा हर कॉलोनी के बाहर एक टेलीफोन का डब्बा लगा हुआ रहता है,
और उस डब्बे को आप जब खोलते हो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे टेलीफोन्स बने रहते हैं, मतलब वो डब्बा एक है और उस कॉलोनी में जो मल्टीपल टेलीफोन कनेक्शन है वहां पर वो जा रहा है, मतलब 1:n, मतलब एक डब्बे से मल्टीपल जगह पर आपका जो है मैसेज जा रहा है। और एक होता है, इसको बोलते हैं आप मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब 1:n। और एक होता है डी मल्टीप्लेक्सिंग, कि मल्टीपल से लेके सिंगल नोड। मल्टीपल से सिंगल नोड का एग्जांपल क्या है कि आपका बहुत सारा इनकमिंग डेटा अलग अलग जगह से सिंगल जगह पर आ रहा है, वहां से आपका आउटपुट जो है वो हमेशा सिंगल निकलेगा। जैसे कल की क्लास में हमने स्टेट ट्रांजिशन में भी एग्जांपल देखा था कि यदि मुझे आपको कम्युनिकेट करना है, तो मुझे आपको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके, मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकती हूँ, बहुत सारे मल्टीपल रास्ते हैं मेरे पास, मैं आपको फैक्स कर सकती हूँ। तो सिंगल मतलब मुझे आपको कम्युनिकेट करना है, ये इनकमिंग है। और इसके आउटगोइंग कितने हो गए, आइदर वाया एसएमएस, आइदर वाया ईमेल, आइदर वाया टेक्स्ट मैसेज, आइदर वाया एनवेलप, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मैं आपको मैसेज कम्युनिकेट कर सकती हूँ, लेटर के थ्रू, राइट। पर अब ये सब अलग अलग तरीके हैं, आप यूज तो कोई एक ही करोगे, या सपोज आप कोई मल्टीपल यूज करोगे, कॉन्करेंट एक्टिविटी करोगे कि आपने ईमेल भी कर दिया और व्हाट्सएप भी कर दिया, टू बी ऑन सेफर साइड। पर आप इसको फाइनली जाएगा तो ये एक ही के पास, तो उसको फाइनली कंबाइल करके वो सिंगल आउटपुट ही निकलेगा। मतलब आप मैसेज कितने भी तरीके से करो, वो जाएगा एक ही पर्सन के पास और उसको एक ही को मैसेज मिलेगा, राइट। तो ये एक यस एग्जांपल मैम। हो गया। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो मर्ज और फॉर, आपने सॉरी फॉर्क और ज्वाइन का यूज किया इस एग्जांपल पे, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपने ऑर्डर को रिसीव किया। अब ऑर्डर को रिसीव करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, उस ऑर्डर को कंप्लीट करना, फिल ऑर्डर, या उस ऑर्डर का इनवॉइस भेजना। इनवॉइस का मतलब कौन बताएगा मुझे, मुझे नहीं पता इनवॉइस का मतलब, कौन बताएगा मीनिंग ऑफ इनवॉइस? व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस? इनवॉइस मतलब उसका बिल। आ रही है बात समझ में? आजकल आपने देखा होगा, आप जितने भी ऑनलाइन जनरेटेड बिल आपके अमेजन के, आप कोई पैकेट के साथ या फ्लिपकार्ट के पैकेट के साथ, सबके साथ आजकल जो बिल आता है, या आप ऑनलाइन मोबाइल परचेस करते हो तो जो बिल आता है उसके ऊपर इनवॉइस लिखा रहता है। इनवॉइस मतलब उसमें डिटेल लिखी रहती है कि कितनी परसेंट जीएसटी लगी, कितने परसेंट पार्ट है, कितना परसेंट ट्रांजेक्शन ट्रांसफर चार्ज लगा, और ओवरऑल बिल नेट पेमेंट कितना है, ग्रॉस कितना है, या उसमें डिस्काउंट कितना है, वो ओवरऑल इनवॉइस में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो दैट इज इनवॉइस सेंड। जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ तो इनवॉइस सेंड करना और उसके पेमेंट को रिसीव करना, ये एक अलग मोड हो गया। और ऑर्डर को आपको उसको डिलीवरी करवाना, ये एक अलग ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर देखो, आपने सबसे पहले रिसीव ऑर्डर के बाद आपने फॉर्क लगाया है, क्योंकि रिसीव ऑर्डर सिंगल है और इसमें आप दो तरीके से ऑर्डर कर सकते हो, मतलब ऑर्डर नहीं कर सकते सॉरी, दो तरीके से आप इसमें कॉन्करेंट एक्शन परफॉर्म करोगे। कि जैसे आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ तो आप बिल भी प्रिपेयर करोगे और साथ साथ उस ऑर्डर को कंप्लीट करने की आप तैयारी भी करोगे। तो फिल ऑर्डर और सेंड इनवॉइस, ये आपके दो मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब ये जो आपका फिल ऑर्डर है, तो इनवॉइस तो सिंपल है कि आपने इनवॉइस प्रिपेयर किया और रिसीव पेमेंट कर लोगे आप उस इनवॉइस के बेसिस पर। लेकिन जब आपका जो फिल ऑर्डर है, फिल ऑर्डर को फर्दर आपने यहाँ पर आपके दो रास्ते हैं, मतलब आपने यहाँ ब्रांचिंग लगा दिया, आपने यहाँ डिसीजन बॉक्स लगा दिया। अब देखो इसको आप मर्जिंग नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकमिंग तो एक है, आउटगोइंग दो है इस डिसीजन बॉक्स के साथ। अब रश ऑर्डर और एल्स, ये इसकी दो गार्ड कंडीशन हो गई, ठीक है। कि यदि रश है मतलब ऑर्डर फास्ट है, तो आप क्या करोगे, ओवरनाइट उसकी डिलीवरी कर दोगे, मतलब रातों रात आप उसकी तैयारी करोगे और आप उसको भेज दोगे। एल्स पार्ट में क्या होगा कि रश नहीं है, एक नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर है, तो आप उसको अरेंज रेगुलर डिलीवरी करोगे। और अल्टीमेटली दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद देखो यहाँ पर जो दो इनकमिंग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मर्जिंग। इसको क्या बोलेंगे, मर्जिंग। जो नीचे वाला डायमंड है वो मर्जिंग है, जो ऊपर वाला डायमंड है वो डिसीजन बॉक्स है या ब्रांचिंग बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर इनकमिंग दो है ऊपर वाले में, और आउटगोइंग सॉरी इनकमिंग एक है और आउटगोइंग दो है। और नीचे वाले में अरेंज रेगुलर डिलीवरी से भी आ रहा है और अरेंज ओवरनाइट डिलीवरी से आ रहा है, दो जगह से आपका आ रहा है। इनकमिंग दो है, मतलब इसको मर्जिंग बोलेंगे। और जब ये सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है और रिसीव पेमेंट भी नीचे आ रहा है
और यहाँ से जो ओवरनाइट डिलीवरी और रेगुलर डिलीवरी का जो रिजल्ट है वो भी नीचे आ रहा है। इन दोनों को जब आपने कंबाइन करा तो इनकमिंग 2 है और आउटपुट 1 है, मतलब इसको हम जॉइन बोलेंगे और इसको हम फाइनली यहाँ पर एंड कर देंगे। समझ में आया? मतलब कॉन्करेंट एक्शन परफॉर्म हुई तो हमने फॉर्क यूज कर लिया, फिर हमको वहाँ पर कोई डिसीजन लेना है तो हमने डिसीजन बॉक्स यूज कर लिया, जब डिसीजन बॉक्स के रिजल्ट को कंबाइन करना है तो हमने मर्ज यूज कर लिया, फिर फर्दर उसको फाइनल डिसीजन तक पहुंचाना है और उसमें 2 इनकमिंग है तो आपने उसको जॉइन यूज कर लिया। मतलब इट इज वेरी क्लियर टू यू कि एक ही डायग्राम में आपने सारी चीजों को कैसे यूज कर लिया और ओवरऑल हमारा एक्टिविटी भी शो हो गई कि जब भी हमें किसी भी ऑर्डर को कंप्लीट करना है तो हमने ऑर्डर को रिसीव किया, फिर ऑर्डर को प्रिपेयर किया, साथ साथ में ऑर्डर का बिल प्रिपेयर किया, दोनों चीज़ें यूज़र को दे दी और हमारे पास हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई कि ऑर्डर जो है वो रिसीव्ड हो गया। राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को मतलब MS वर्ड का यूज़ करते हो, तो आपने यहाँ पर अभी कोई मर्जिंग वर्जिंग कोई आपने यूज़ नहीं किया है, आपने सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ किया, आपने न्यू में गए, क्रिएट फाइल किया, फिर आपने फाइल में गए, आपने सेव फाइल ऑप्शन को चूज़ किया, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करना शुरू कर दिया। ये वाली स्टेप्स तो बहुत सिंपल हो गई कि आपने किसी भी MS वर्ड को ओपन किया, वहाँ पर फाइल में जाके न्यू फाइल ली, उस फाइल को उस फाइल में जाके सेव कर दिया और फिर जो भी हमको डॉक्यूमेंट लिखना है उस फाइल में हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना शुरू कर दिया, मतलब टाइप करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके बाद अब हमने क्या किया, एक डिसीजन लिया। अब डिसीजन क्या लिया कि आपको ग्राफिक्स को, मतलब बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, कोई डायग्राम है, आपको उसको यूज करना है या नहीं करना है, कि आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन ही करेंगे। तो यदि ग्राफिक नीडेड है तो ओपन एंड यूज ग्राफिक पैकेज, और यदि ग्राफिक नॉट नीडेड है तो डायरेक्ट आप नीचे आ जाओ। बात आ रही है समझ में? आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो गए, नीचे आ गए। और यदि ग्राफिक पैकेज यूज कर रहे हो तो पहले यूज कर लो और फिर अल्टीमेटली आना तो आपको नीचे ही पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टेप पे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ये वाली स्टेप क्लियर है? ग्राफिक नीड नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओ, और यदि ग्राफिक नीडेड है तो एक स्टेप परफॉर्म करके फिर नीचे आ जाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि मैं मार्केट गया और साथ में दोस्त के घर भी जाना है, दोस्त के घर नहीं जाना है तो डायरेक्ट मार्केट पहुंच जाएंगे, और दोस्त के घर जाके फिर मार्केट जाना है तो पहले दोस्त के घर जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करनी पड़ेगी। आप फ्रेंड के घर गए, फिर आप मार्केट गए, और आपको फ्रेंड के घर नहीं जाना है तो यू डायरेक्टली रीच टू दी मार्केट। फिर आपको वैसे यदि कोई टेबल इंसर्ट करनी है, अगेन तो टेबल इंसर्ट करनी है तो आप ओपन एंड यूज स्प्रेडशीट, मतलब आप टेबल इंसर्ट करने के ऑप्शन पे जाओगे, यदि टेबल यूज नहीं करनी है तो डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकाल लिया और आपने ऑफिस ऑटोमेशन से आप एग्जिट हो गए, आपका काम खत्म हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आई? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को बात समझ में आई? रेज योर हैंड्स। ओनली 2, नैन्सी एंड रितिका, अजीज, अभिषेक, अमित विला। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि डिसीजन बॉक्स कब यूज करेंगे? रेज योर हैंड्स। राज, भारती, पार्थ, लिशा, सुजीत। ऐसे नहीं फ्लो फ्लो में मत करना, समझ में आया तो ही करना। चलो हाँ बोलो। मैम डिसीजन बॉक्स से मैक्सिमम कितने आउटगोइंग निकल सकते हैं? वैसे तो 2 ही निकलते हैं, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है और मेरा जितना नॉलेज है, आई थिंक ओनली 2, बट ऐसा नहीं है, मोर देन 2 भी निकल सकते हैं, डिपेंड्स। देखो अभी मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए, यस और नो, राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स, इफ एंड एल्स या इफ एंड बट, तो उसमें तो 2 ही होते हैं। ऐसा 3 वाला अभी कोई मिला नहीं है और मेरे ख्याल से होता भी नहीं होगा, बट ऐसा आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई एग्जाम्पल हो तो आई विल प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे अभी तक तो मुझे तो ऐसा एग्जाम्पल, मेरा जितना एक्सपीरियंस है अभी तक 2 ही आउटपुट वाला देखा है मैंने। ठीक है, चलिए। तो बाकी जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो और आपको डिसीजन लेना है तो 2 ऑप्शन है, एक डिसीजन के फेवर में जाना है और एक डिसीजन के फेवर में नहीं जाना है। तो जो फेवर में जाएंगे तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, और जो फेवर में नहीं जाएंगे वो डायरेक्टली उस नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। तो ऐसे मल्टीपल डिसीजन आप लगा सकते हो।
ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया था कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ एक और एग्जाम्पल है, देखो मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, आप तो सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे से, बस आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, अब देखो इसमें भी यही है, एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है कि आपने स्टार्ट किया, फिर आपको वेरीफाई करना है आपका रिजर्वेशन, कि आपका रिजर्वेशन वेरीफाई सिस्टम आपने बनाया है कि आपका रिजर्वेशन कंफर्म है या नहीं। आपने यहाँ पे देखो बहुत एक एक चीज़ देखो उसमें कौन सी चीज़ क्या यूज़ की है, आप नोटेशन भूल गए हो तो इसमें विद नोटेशन एग्जाम्पल है कि आपने पहले डिसीजन बॉक्स लिया, देखो ब्रांचिंग, इसको डिसीजन भी बोलते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, करेक्ट और इनकरेक्ट। देखा अगेन वो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग। तो यदि इनकरेक्ट है तो सेंड टू ट्रेवल एजेंसी, ठीक है, सेंड टू ट्रेवल एजेंसी, सेंड टू एयरपोर्ट ट्रेवल एजेंसी, ये एक ऑप्शन हुआ। और यदि करेक्ट है तो गेट प्रेफरेंसेस, मतलब आप डायरेक्ट आ गए। और इनकरेक्ट है तो पहले आपको उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और रिपोर्ट करने के बाद आप उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ले लोगे, ठीक है। ओके, नाउ गेट प्रेफरेंसेस के बाद ये सिंपल एक्टिविटी है, ये मतलब वेरीफाई रिजर्वेशन और गेट प्रेफरेंसेस, दो एक्टिविटी के बीच में आपने क्या लगाया, डिसीजन बॉक्स लगाया। अब आपने यहाँ पर क्या लगाया, फॉर्क लगाया, इनकमिंग एक, आउटगोइंग दो। तो इसमें अगेन यहाँ पर डिसीजन बॉक्स लगा दिया कि बैगेज और नो बैगेज, ठीक है। यदि रिसीव बैगेज इन प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पर आप बैगेज वाले ऑप्शन में गए तो आप बैगेज को रिसीव करोगे और रिसिप्ट को प्रिंट करोगे। आपके पास यदि कोई बैगेज नहीं है तो डायरेक्टली आप कहाँ आ जाओगे, एंडिंग के पॉइंट पे आ जाओगे, मतलब ज्वाइन, वापस ज्वाइन पर आ जाओगे। और फिर या तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास कोई बैगेज है ही नहीं, आपको बैगेज चेक करवाना ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोर्डिंग पास प्रिंट करवा लोगे आपका, ठीक है। तो जैसे जिसने ट्रैवल किया हो उनके लिए बहुत आसान है इसको समझना, कि आपके पास जब एक्स्ट्रा 15 किलो वाला बैग और 7 किलो वाला बैग, दो अलग अलग चीज़ें होती है। 7 किलो वाला बैग डायरेक्ट बोर्डिंग में ऊपर जाकर सिक्योरिटी में आप चेक करवाते हो, उसको नीचे चेक करवाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन जो सिस्टम लगा रहता है वहाँ से अपना बोर्डिंग करवा के डायरेक्ट ऊपर सिक्योरिटी रूम में जा सकते हो। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा बगेज भी है, 15 किलो का बैग है या छोटे छोटे 7 kg से ऊपर वाले बैग है, तो उसके लिए आपको नीचे पहले उस पर टिकट लगवाना, मतलब उस पर कोड लगवाना पड़ता है, और उसके बाद वो डायरेक्टली एरोप्लेन में चले जाता है और आप 7 kg वाला अपने साथ लेकर चले जाते हो। तो वही चीज़ सिस्टम को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रखी है। अब रिसीव बैगेज वाला आउटपुट और प्रिंट बोर्डिंग वाला आउटपुट दोनों अगेन जॉइन में आएंगे, और यहाँ पर आपका जो ट्रैवल डिटेल है डॉक्यूमेंटेशन की वो पूरी पैसेंजर को मिल जाएगी। तो इस तरह से एक, अब देखो आपको बहुत सारे सिस्टम ऐसे बनाने हैं जहाँ पर आप ऐसे एक्टिविटी को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, राइट। चलिए एक और डायग्राम देख लेते हैं। आपने सिस्टम को ओपन किया, आपने लॉगिन किया, फिर लॉगिन का चेक हुआ वेदर दैट लॉगिन इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। देखो चेक हुआ, यदि वैलिड है तो आप नीचे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, यदि इनवैलिड है तो वापस से आपको लॉगिन करना है। आप कब तक री लॉगिन करते रहोगे, जब तक आप वैलिड नहीं हो जाते। जैसे ही वैलिड हुए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए कि आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। देखो एडमिन साइट का, इसलिए आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, आइटम को ऐड कर सकते हो, ऑर्डर को मैनेज कर सकते हो। अब यूजर को यूज केस डायग्राम में हम ये सब चीजें देख चुके हैं। अब ऐड कैटेगरी के फर्दर डिटेल है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो डिटेल को, या ऐड आइटम मतलब आप उसकी प्राइस चेंज कर सकते हो, या आप उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, या आप किसी आइटम की डिटेल को एडिट कर सकते हो। फिर मैनेज ऑर्डर मतलब ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, होल्ड पे डाल सकते हो, अवेलेबिलिटी नहीं है उसके कारण। फिर मैनेज यूज़र, आप किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यूज़र एक्टिव है या इनएक्टिव है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर फाइनली ये सब कंबाइन होकर ज्वाइन पर जाएंगे, आप लॉग आउट करोगे और आपका सिस्टम क्लोज हो जाएगा। तो ये एडमिन साइट से आपने एक यूज केस डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम बनाया है। आया समझ में? मतलब जब आप मल्टीपल आपके पास आउटपुट हो तो आप फॉर का यूज करोगे, और जब मल्टीपल आउटपुट को आपका काम खत्म होने के बाद जब उसको सिंगल आउटपुट में डिवाइड करोगे तो उसको बोलेंगे आप जॉइन। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, अब तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम माय साइड विच इज द एग्जांपल ऑफ पीओएस सिस्टम, जो हमेशा मैं बताते हैं। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने पीओएस सिस्टम की हर चीज आपको बताई है। पीओएस सिस्टम का आपको यूज केस भी बताया है,
पीओएस सिस्टम का डोमेन डायग्राम भी बताया है, पीओएस सिस्टम का आपको क्लास डायग्राम भी बताया है, पीओएस सिस्टम का आपको स्टेट ट्रांजिशन भी बताया है, सीक्वेंस एक्टिविटी कोलैबोरेशन भी बताया है, और मैं इसीलिए पीओएस सिस्टम का आपको एक्टिविटी डायग्राम भी बता रही हूँ। देखो सबसे पहले आप स्टार्ट किया, देन आपकी सेल स्टार्ट हुई। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ स्केल ही होता है, आपको पता ही है। फिर आपने क्या किया, एंटर आइटम स्कैन, एक मिनट वेट करना, एंटर आइटम स्कैन आइटम्स रीड, ठीक है। अब आपने मतलब जितने भी आइटम आपने खरीदे हैं उसको आपने क्या किया, उसमें आपने उसको स्कैन करना शुरू किया। तो दो चीजें वहां पर होती है, एक तो गेट डिस्क्रिप्शन और एक होती है गेट प्राइस। और फर्दर ये दोनों अलग है। देखो आपने देखा होगा कि जब बिल बनता है तो डिस्क्रिप्शन अलग आता है और प्राइस अलग आती है। बिल में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, अलग अलग दो कॉलम रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन अलग प्राइस अलग, और इन दोनों को कंबाइन करके सेल हो गया, मतलब ये प्रोसेस हो गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर अगेन ब्रांचिंग लगा दिया। यहाँ पर दो आइटम है, लिस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम और एल्स ऐड आइटम्स, मतलब एक बार आपने परचेस कर लिया और उसमें फर्दर आप और आइटम्स को आपने जोड़ते गए। अभी आपने कोई बिलिंग नहीं करी, आप कैशियर के पास नहीं गए हो, या सब आपके एंड पे हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अगेन ये जो क्रिएट लिस्ट ऑफ आइटम से और ऐड टू आइटम, मतलब उसमें आप और आइटम को ऐड करोगे। अगेन दोनों को आपने मर्ज के हेल्प से आपने इसको मर्ज कर लिया, और फिर मर्ज करने के बाद फाइनली टोटल और टैक्स कैलकुलेट करोगे कि जीएसटी कितनी लगी, टैक्स कितना लगा, डिस्काउंट कितना लगा, जो भी है। फिर आपने ऑथराइज पेमेंट, मतलब फाइनली पेमेंट बता दिया उसका। अब पेमेंट बताने के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं कि आप रिसिप्ट प्रिंट करके दोगे कस्टमर को, फिर जो आइटम निकल गए हैं उसको और अपडेट करोगे इन्वेंट्री से, फिर आपके पास कितनी क्वांटिटी बची आप उसका टोटल बता सकते हो, ठीक है। और इन सबको फाइनली आप कंप्लीट सेल करके आप एंड कर सकते हो। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑथराइज पेमेंट, यहाँ पर आपने कैंसल सेल कर दी। जब आपने आके देखा, आपने कोई प्रोडक्ट सपोज गलती से उठा लिया, वो न्यू अराइवल है, और आपने जब बिलिंग पर आके देखा कि अरे तो न्यू अराइवल है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इस पर तो कोई डिस्काउंट ही नहीं, आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो आप उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, और आप हो सकता है आप फर्दर परचेस ही नहीं करो, इसलिए वो डायरेक्टली एंड पर आ गया है वहाँ से ऊपर से। और आप जब अपडेट इन्वेंट्री करोगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अपडेट इन्वेंट्री का मतलब कि स्टॉक टोटल 100 रहता है और आपने 50 आइटम परचेस कर लिया तो 50 ही बचा, आपको टोटल को वापस पहुंचना है, मतलब 50 को और ऐड करना है, तो आप उसको ऑर्डर कर दोगे, रीऑर्डर आइटम, और आपका फाइनल एंड हो जाएगा। इस तरह से आपका एक पीओएस सिस्टम जो है वो बन जाता है। लास्ट 3 मिनट बचे हैं, एक काम करते हैं, मैं पीओएस सिस्टम नेक्स्ट क्लास में एक बार